मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आप सबसे बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और खासकर भारत विरोधी घटनाएं और वे घटनाएं किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कड़वाहट घोलती चली जा रही हैं, इसी पर कुछ बातें करूंगा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। जाहिर है कि हमारे अपने सिलेबस के हिसाब से पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घटती हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, देश की दृष्टि से भी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। और यदि उन घटनाओं के कारण हम दोनों देशों के बीच के संबंधों पर सकारात्मक या नकारात्मक जो भी हो असर पड़ता है, तब तो परीक्षा की दृष्टि से वे घटनाएं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बांग्लादेश के बारे में आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे होंगे। शुरुआत हो गई। आपको मालूम है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में वहां जो राष्ट्रपति थी शेख हसीना, उनका तख्ता पलट हुआ। तख्ता पलट होते ही वे भारत आ गईं और अभी भी वे भारत में ही रह रही हैं। राइट, ये एक पक्ष हुआ। ये पक्ष मैं आपको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि चूंकि शेख हसीना जी को भारत ने एक तरीके से कह लीजिए कि राजनीतिक शरण दी हुई है, तो वहां की अभी जो सत्तारूढ़ सरकार है, तथाकथित सरकार, मतलब निर्वाचित सरकार नहीं है, कार्यपालक वहां के जो हेड हैं यूनुस साहब, वो कार्यपालक हेड हैं। तो उनके मन में इस बात को लेकर के आक्रोश हो सकता है कि भारत ने उनके यहाँ के सो कॉल्ड राष्ट्र विरोधी को शरण दिया हुआ है, राष्ट्र विरोधी नेता को। ठीक है, आप चलिए सोचते रहिए, भारत अपनी नीतियों के अनुसार काम करेगा। तो अब धीरे 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 देखिए, शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था। जब यूनुस साहब वहां के प्रमुख बन करके आए थे तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो भारत विरोधी इतना जबरदस्त रुख अख्तियार करेंगे। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते अब जबकि लगभग 4 महीने का वक्त बीत चुका है, अब एक दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। कौन सी बातें स्पष्ट हो गई हैं? पहला तो यह कि यूनुस जी पर भी कट्टरपंथियों का जबरदस्त दबदबा हो गया है। कट्टरपंथियों का जबरदस्त दबदबा। वहां देखिए, 3 राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो शेख हसीना जी की पार्टी थी, अब वह एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि निरस्त सी हो गई है, वो किसी में भाग नहीं ले रही है। 2 और पार्टियां हैं, एक खालिदा जिया जी की बीएनपी पार्टी है और दूसरी जमात ए इस्लामी। ये 2 पार्टियां हैं और फिलहाल इन दोनों पार्टियों में आपस में संघर्ष है कि अब कौन सत्ता हासिल करती है। लेकिन जो दूसरे देश जैसे चीन, चीन इन दोनों के संपर्क में है, इन दोनों के साथ तालमेल बिठाए हुए है। ऐसा नहीं है कि भारत इन दोनों के बिल्कुल विरोध में है। बीएनपी के साथ हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन जो जमायते इस्लामी है उसके साथ भारत की बातचीत होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो घोषित आप यूं कह लीजिए कि इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं, लेकिन भारत को तो अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करना होगा। और लगातार वहां भारत विरोधी घटनाएं देखने में आ रही हैं। आप अखबारों में बार बार पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से वहां अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। जब मैं अल्पसंख्यक की बात कर रहा हूं तो हिंदुओं पर हमला हो रहा है, खुलेआम तिरंगे झंडे का अपमान किया जा रहा है, मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं। और खासकर जो इस्कॉन मंदिर का मामला हुआ वो तो अखबारों में बहुत अधिक छपा। कुछ ही दिनों पहले यूनुस साहब ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक, जाहिर है कि सर्वदलीय बैठक में शेख हसीना जी की जो पार्टी है आवामी लीग, उसने भाग नहीं लिया, लेकिन बाकी लोगों ने भाग लिया। तो उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पर सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने के भारत के प्रयासों और उसके सार्थक उत्पीड़न की निंदा की जाती है। कितना बड़ा भ्रम है कि भारत उनके यहाँ सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा है। सोच करके देखिए। तो अगर आप इस तरह के आरोप लगाते हैं तो जाहिर है कि आप भारत के प्रति बहुत ज्यादा कहीं न कहीं बायस्ड होकर सोच रहे हैं, उस भारत के प्रति जिसने आपको बनाने में, आपके देश का निर्माण करने में आपका साथ दिया है। दोस्तों, अभी जो बिल्कुल नई घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी अभी क्या घटनाएं हुई, इससे आपको पता लगेगा कि जो बांग्लादेश है उस पर किस तरीके से कट्टरपंथियों का प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यूनुस साहब में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे रोक सके। और वैसे भी आपको मालूम है कि यूनुस साहब जो हैं वो निर्वाचित सरकार के प्रमुख तो है नहीं,
निर्वाचित नहीं है, और बल्कि कुछ दिनों पहले तो उन्होंने ये बयान भी दिया कि अभी जो सरकार है चुनाव कराने में उसे लगभग लगभग 4 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि 4 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि वहां चुनाव होंगे भी। तो लोकतंत्र आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और ये भारत के बहुत ज्यादा हित में नहीं है। अभी जो कुछ ही समय में जो बांग्लादेश की सरकार ने कदम उठाए हैं उन पर जरा सा गौर कीजिए। वहां का जो करेंसी नोट है, जो करेंसी है, उसमें अब बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का चित्र नहीं आएगा। उसकी जगह पर अब चित्र होगा छात्र आंदोलन का। जुलाई में छात्र आंदोलन हुए थे और अगस्त में तख्ता पलट हो गया, तो छात्र आंदोलन का चित्र उस पर होगा। इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार की जो दिशा है, अभी जो सरकार है, किस ओर है। आपको मालूम है कि हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने 2 राष्ट्रों के गान लिखे हैं, एक हमारा जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश का। अब उन्हें भी वहां से खारिज किया जा रहा है, और अब काजी नजरुल इस्लाम वहां के राष्ट्र कवि होंगे। अगला पॉइंट है वो ये है कि जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है तब से अब तक बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान से चीनी आयात नहीं किया था, और अब बांग्लादेश ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी वह आयात करेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के साथ कैसे उसके संबंध बहुत गहरे होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, पड़ोसी देश है, रिश्ते बेहतर ही होने चाहिए, लेकिन किस कीमत पर। और यह भी देखा गया है, लगभग महसूस किया गया है कि बांग्लादेश में जो हिंदू विरोधी घटनाएं घटित हो रही, जिन्हें आप भारत विरोधी घटनाएं भी कह सकते हैं, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं उनका सीधे सीधे हाथ है। अगला पॉइंट, बांग्लादेश ने बाकायदे कलकत्ता और अगरतला से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया, अपने यहाँ वापस बुला लिया है बेहद जरूरी चर्चा के लिए। पता नहीं क्या बेहद जरूरी चर्चा है, वो चर्चा करेंगे, ठीक है, वो उनका अधिकार है, लेकिन इस तरीके से बुला लेना संबंधों के कड़वाहट की ओर इशारा तो करता ही है। दोस्तों, आपको मालूम है कि वहां जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर के हमारे अपने ही देश में कई जगह पर उसके विरोध में आंदोलन किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि भारत सरकार भी कब तक बिल्कुल चुप बैठी रहेगी, क्योंकि उसे अपने देश के लोगों को जवाब देना है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, विपक्षी पार्टी को भी जवाब देना है, तो अंततः उसे कुछ न कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के स्टैंड लिए जाने इतने आसान नहीं होते हैं। संबंधों को देखना होता है, वो हमारा पड़ोसी देश है, और आप जानते हैं कि किस तरीके से चीन बांग्लादेश में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लगातार उसकी कोशिशें चल रही है, और वह अपनी इन कोशिशों में जरा सी भी ढिलाई नहीं देने वाला है। भारत के विरुद्ध आप कह लीजिए, बांग्लादेश में बसे हुए हिंदुओं के विरोध में अभी जो कुछ भी हो रहा है, देखिए, अमेरिका ने भी उसकी भरपूर निंदा की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का दमन चिंताजनक है। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो दोस्तों, आप देखिए कि धीरे धीरे जो बांग्लादेश की जो राजनीति है वो किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, और लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों देशों के जो संबंध हैं इतने कड़वाहट से भरे हुए हो जाएं कि फिर उसे मिठास में तब्दील करने में एक लंबा वक्त गुजारना पड़े। वी डोंट नो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो घटनाओं की शुरुआत ही हुई है। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा तथ्य मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस बात की अभी सुनवाई चल रही है कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है। मतलब विकसित देश और विकासशील देश, दो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस सुनवाई में 100 देशों को अपना अपना पक्ष रखना है। भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत ने कहा है, देखिए उसका पक्ष कितना जबरदस्त है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाना चाहिए कि हमारे यहाँ विश्व की लगभग 18% आबादी रहती है, 18%, जबकि जलवायु परिवर्तन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 4% है। 18% तो हमारा अधिकार बनता ही है ना कि 18% लोग रह रहे हैं, जबकि हम जलवायु परिवर्तन में जो भागीदारी अपनी निभा रहे हैं, कह लीजिए जो हिस्सेदारी निभा रहे हैं, वो केवल 4% है।
यानी कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए उतना अधिक जिम्मेदार नहीं है। बावजूद इसके हमने अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि कैसे हम धीरे धीरे 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। नमस्कार।